हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 जो री एग्ज़ाम जून 2024 में लिया जाएगा, यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 का जो री एग्ज़ाम जून 2024 में लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए देखिए, आप लोगों का पहले से ही डिमांड था कि वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रश्नों को कराया जाए। तो देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 और जो लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज इस सेशन में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है बीपीएससी के द्वारा टीआरई में पूछा जा चुका है, उन सभी प्रश्नों के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण नए प्रश्नों को भी इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सेशन है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। देखिए, यहाँ से जो है प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं बीपीएससी के द्वारा। इस सेशन को आप ध्यानपूर्वक ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बीपीएससी टीचर भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो बीपीएससी शिक्षक भर्ती से संबंधित अपलोड किया जाए, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित अपलोड किया जाए, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम जो जून 2024 में लिया जाएगा, यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 री एग्ज़ाम जो जून 2024 में लिया जाएगा। साथ ही साथ देखिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 का भी एग्ज़ाम अगस्त 2024 में लिया जाएगा। तो उनके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री के, यानी कि विश्व के इतिहास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, साथ ही साथ जो प्रश्न टीआरई 1.0, 2.0 और जो 3.0 का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उनमें जितने भी वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, इसको ध्यानपूर्वक आप ज़रूर देखिएगा। एक बार सभी लोग फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर दीजिए। और देखिए, इस सेशन को बनाने में 4 से 5 घंटे का मेरा महत्वपूर्ण समय लगा हुआ है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर किया करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए फटाफट। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 में ही पूछा गया है। जो एग्ज़ाम रद्द हुआ था उसमें पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आंसर सबको कमेंट करना है। और देखिए, जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक आप जरूर सुनेंगे। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 3 से 4 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है ये 1914 में हुई थी। कब हुई थी? 1914 में हुई थी। और देखिए, यह युद्ध जो है 4 वर्षों तक चला था, यानी कि 1914 से यह 1918 ईस्वी तक चला था। ठीक है ना फ्रेंड्स। और प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो देखिए, इसका तात्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। और देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व जो था यह 2 खेमों में बट गया था। संपूर्ण विश्व कितने खेमों में बट गया था? तो 2 खेमों में बट गया था। एक मित्र राष्ट्र था और दूसरा धुरी राष्ट्र। देखिए, धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था? तो धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। और इसमें शामिल अन्य देश जो थे ये ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थे। उसके बाद बात करते हैं मित्र राष्ट्र की। तो देखिए, मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया और फ्रांस शामिल थे। तो फ्रेंड्स, इतने सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, ये भी प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया है कि इनमें से कौन पेरिस शांति सम्मेलन के बड़े 4 परिषद का सदस्य था। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन पेरिस शांति सम्मेलन के बड़े 4 परिषदों का सदस्य था। अच्छा, यहाँ पर बात आई है पेरिस शांति सम्मेलन की। तो देखिए, पेरिस शांति सम्मेलन जो है ये हुआ था कब? तो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था 1919 ईस्वी में। ठीक है ना, इसको आप जरूर ही ध्यान रखिएगा। और देखिए, इसमें जो 4
जो आपके परिषद थे उसमें सदस्य कौन थे? तो ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे। ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉयड जॉर्ज। उसके बाद फ्रांस के कौन थे? क्लेमेंसियो थे। फ्रांस के कौन थे? याद रखिएगा, क्लेमेंसियो थे फ्रांस के, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इटली के कौन थे? ऑरलैंडो थे। इटली की तरफ से ऑरलैंडो थे। और अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों थे, इसीलिए उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसी को बिग फोर के रूप में भी जाना जाता है, बिग फोर के रूप में, बिग फोर के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, इसको बिग फोर के रूप में जाना जाता है। अच्छा, एक बार प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना, कि पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इटली का प्रतिनिधित्व ऑरलैंडो ने किया था। अच्छा, ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व पूछा जाएगा तो लॉयड जॉर्ज ने किया था। अमेरिका का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो वुडरो विल्सन ने किया था। और इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ऑरलैंडो मैंने ही बता ही दिया आपको। फ्रांस का प्रतिनिधित्व पूछेगा तो क्लेमेंसियो ने किया था। तो ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 17वीं 18वीं शताब्दी की फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी। बताइए कितने स्टेट में जो है फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी 17वीं 18वीं शताब्दी में? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। और देखिए, इससे पहले मैंने आपको बायोलॉजी का, साइंस वाले सेक्शन में जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, उसके सारे प्रश्न 1992 से लेकर के अब तक बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने कवर कराया हुआ है। कल ही मैंने वो वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। देखिए 17वीं 18वीं शताब्दी में फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, फ्रांसीसी समाज जो थी उस समय 3 वर्गों में विभाजित किया गया था इसको, जिन्हें स्टेट नाम दिया जाता था। और जिसमें पहला स्टेट जो था ये पादरी था, दूसरा स्टेट कुलीन वर्ग था, और तीसरा स्टेट जो था जिसमें शेष समाज शामिल थे, जैसे कि किसान, मध्यम वर्ग के व्यापारी, पेशेवर, ये सब शामिल थे। तो ये 3 स्टेट यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन कब किया गया था? जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन जो है कब किया गया था? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन जो है कब किया गया था? आंसर सभी लोग कमेंट करिए, राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, जर्मनी में जो है नाजी यूथ लीग का गठन किया गया था 1922 में किया गया था। कब किया गया था? 1922 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। जर्मनी में जो नाजीवाद का उदय हुआ था, देखिए फ्रेंड्स इसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। वैसे आपको पता होगा कि 1920 ईस्वी में, याद रखिएगा ये प्रश्न बन भी सकता है कि 1920 ईस्वी में हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जिसका नाम नाजी पार्टी भी था, नाजी दल भी था, उसकी स्थापना किया गया था हिटलर के नेतृत्व में। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। और नाजी यूथ लीग का गठन किया गया था 1922 में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कर दें। देखिए ये भी प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया प्रश्न है कि रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रूस में पूछा जा रहा है, रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय जो है किसको दिया जाता है? बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स 1921 में, ये सन आप याद रखिएगा, 1921 ईस्वी में जो है लेनिन ने, किसने? लेनिन ने जो है रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया था। लेनिन ने किया था कब? तो 1921 ईस्वी में। यह सन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सन आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। लेनिन के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ था? कौन सी यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया और अफ्रीका का औपनिवेशीकरण जो है प्रारंभ हुआ था? बताइए। तो फ्रेंड्स ये किया था किसने? तो फ्रेंड्स ये किया था किसने? पुर्तगाल और स्पेन ने। किसने किया था? पुर्तगाल और स्पेन ने किया था। पुर्तगाल और स्पेन ने किया था। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न, 2 प्रश्न और मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि पूछा जाए कि अमेरिका की खोज किसने किया था, तो देखिए अमेरिका की खोज जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। ये एक अमेरिकी वेस्पुसी नामक जो है एक यात्री था, इसी के नाम पर
अमेरिका का नाम अमेरिका रखा गया था। अमेरिगो वेस्पुसी, यहाँ मैं लिख देता हूँ अमेरिगो वेस्पुसिया इटली का था और इसी के नाम पर जो है अमेरिका का नाम अमेरिका रखा गया था। अच्छा, प्रशांत महासागर का नामकरण जो है किसने किया था? तो प्रशांत महासागर का नामकरण जो है ये मैगलन ने किया था। और मैगलन ने ही संपूर्ण विश्व का चक्कर भी लगाया था और समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला यह प्रथम व्यक्ति था मैगलन। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी। बोस्टन टी पार्टी, हिंदी में इसको बोलेंगे बोस्टन की चाय पार्टी, ये घटना कब हुई थी? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बोस्टन टी पार्टी की जो घटना है ना, यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण है। अच्छा, प्रश्न बनेगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या है? तो बोस्टन टी पार्टी है, याद रखिएगा। और यह घटना हुई थी 1773 में, 1773 में हुई थी। और इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था। इस घटना का नायक कौन था? इस घटना का नायक का भी नाम पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा इस घटना का नायक जो था यह सैमुअल एडम्स था। कौन था? सैमुअल एडम्स था, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी थी? अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा जो है किसने लिखी थी? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा जो है इसको लिखा था थॉमस जेफरसन ने। थॉमस जेफरसन ने लिखा था और यह जो मसौदा था 5 सदस्यीय समिति के द्वारा तैयार किया गया था और फाइनली इसे 1776 ईस्वी में अपनाया भी गया था, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा थॉमस जेफरसन ने लिखा था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे। अब बात आई है फ्रांस की क्रांति की। तो देखिए, फ्रांस की जो राज्य क्रांति थी ये हुई थी कब? तो 1789 ईस्वी में हुई थी। और उस समय फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांस का शासक उस समय जो था ये लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां था, याद रखिएगा। और उस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की ही देन है। अच्छा, एक वहाँ का शासक था कौन? लुई 14वां था। ये तो 16वां है जिसके समय फ्रांस की क्रांति हुई थी। एक लुई 14वां था। तो देखिए, लुई 14वां का स्टेटमेंट पूछा जाता है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। यह स्टेटमेंट किसका है? यह कथन किसका है? तो लुई 14वां का यह कथन है, ठीक है ना। इसको आप याद रखिएगा। और देखिए, वर्साय में शीश महल था एक, उसका निर्माण भी लुई 14वां ने ही करवाया था। वर्साय को फ्रांस की राजधानी भी लुई 14वां ने ही बनाया था, ठीक है ना। ये सब आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी कौन कौन से थे। तो वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो, इन सब का सर्वाधिक योगदान रहा था फ्रांस की क्रांति में। तो ये फ्रांस से संबंधित जो ये बुद्धिजीवी थे फ्रांस की क्रांति से, रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर, तो उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी तो इसका राइट आंसर हो रहा है, लेकिन एक प्रश्न पूछा जाएगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है किसकी रचना है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्रेंड्स ये रूसो की रचना है, ठीक है, याद रखिएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है। अच्छा, लेटर्स ऑन इंग्लिश एक पूछा जाता है, लेटर्स ऑन इंग्लिश, ये रचना जो है ये वॉल्टेयर की है, लेटर्स ऑन इंग्लिश, ठीक है ना। अच्छा, कानून की आत्मा, कानून की आत्मा, स्पिरिट ऑफ लॉज, ये आगे बुक आपको मिलेगा, ये मॉन्टेस्क्यू की रचना है, ये आगे आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा करेंगे कि ग्रेट डिप्रेशन यानी कि महामंदी का काल था। ग्रेट डिप्रेशन बताइए, ग्रेट डिप्रेशन महामंदी का काल था। तो देखिए, यह घटना जो थी ग्रेट डिप्रेशन की, यह एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी जो 1929 में महामंदी का काल था। तो यहाँ पर देखिए, यह आर्थिक समस्या थी एक प्रकार की, ठीक है। 1929 याद रखिएगा, महामंदी। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि लेनिन के द्वारा मांग की गई मांग जो थी अप्रैल थीसिस कहलाती है। ये क्या है अप्रैल थीसिस? अब यहाँ पर अप्रैल थीसिस के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, जो अप्रैल थीसिस है इसके बारे में आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि लेनिन ने रूस में जो क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की थी उसको किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, लेनिन ने
रूस में जो क्रांतिकारी योजना प्रकाशित किया था उसी को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। और यह 1917 में इन्होंने जो क्रांतिकारी योजना थी लेनिन ने उसको प्रकाशित किया था, जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना, अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। और इसमें देखिएगा, कृषकों को भूमि हस्तांतरण होना चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए, ये सभी थी ये मांग। ठीक है ना, तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसका तात्कालिक कारण क्या था, ये प्रश्न बनेगा। तो इसका तात्कालिक कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि निम्न में से कौन सी, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि पूरा ये स्क्रीन पर एडजस्ट हो जाए। निम्न में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है। अच्छा, बात यहाँ पर नेपोलियन कोड की आई है, थोड़ा सा इसके बारे में जानिएगा। देखिए नेपोलियन कोड क्या था, तो यह नेपोलियन के कानूनों का एक संग्रह था। नेपोलियन ने कानूनों का एक संग्रह तैयार करवाया था जिसे नेपोलियन कोड कहा जाता था, या सिविल कोड 1804। 1804 ये आप याद रखिएगा। देखिए 1804 की जो नागरिक संहिता है, जिसको कि नेपोलियन कोड के भी नाम से जाना जाता है, यह मूल रूप से कानून के समक्ष समानता की अवधारणा को परिभाषित करता है और यह संपत्ति के अधिकार को सुरक्षा भी देता है। और इस अधिनियम ने जो है जन्म के आधार पर सभी जो विशेषाधिकार थे उसको समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए, संपत्ति का अधिकार, विधिक समानता और जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति, ये एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है नेपोलियन कोड की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बात नेपोलियन की आई है, तो नेपोलियन के बारे में 2-3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि नेपोलियन का जन्म जो है ये कब हुआ था। देखिए नेपोलियन का जन्म जो हुआ था ये 1769 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जन्म जो है ये कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स, ये कोर्सिका द्वीप पर इसका जन्म हुआ था, कोर्सिका द्वीप पर। अच्छा, नेपोलियन की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, किस द्वीप पर हुई थी, ये पूछा जाता है। जन्म कोर्सिका द्वीप याद रखिएगा। अगर मृत्यु पूछेगा तो मृत्यु सेंट हेलेना द्वीप पर हुई थी, सेंट हेलेना द्वीप पर, आगे आपको मिलेगा। ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स, नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना जो है 1800 ईस्वी में किया था। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने किया था, नेपोलियन ने किया था। कब किया था, तो 1800 ईस्वी में किया था। अच्छा, नेपोलियन जो है आपको याद होगा कि 1815 में जो वाटरलू का युद्ध हुआ था, इसमें नेपोलियन हार गया था, पराजित हो गया था, इसको बंदी बनाया गया था और सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया था, जहां पर इसकी 1821 में मृत्यु हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स डिटेल में मैं आपको आगे भी बताऊंगा, वैसे आप अभी से ही इसको ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहां पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ था। बताइए कहां पर जो है सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ था। तो देखिए छपाई तकनीक का विकास जो हुआ था ये सर्वप्रथम जो हुआ था चीन में हुआ था। कहां पर हुआ था फ्रेंड्स, चीन में हुआ था। और कागज का आविष्कार कहां हुआ था सबसे पहले, ये मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कागज का आविष्कार सबसे पहले कहां पर हुआ था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना किया था। यंग इटली या फिर यंग यूरोप, दोनों ये तरह से याद रखना है। यंग इटली पूछे या फिर यंग यूरोप पूछे, ठीक है ना, या फिर यंग यूरोप पूछे। तो देखिए इसकी स्थापना जो है किसने किया था, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यंग इटली की स्थापना जो है 1831 में, 1831 में जो है यंग इटली का स्थापना जोसेफ मेज़िनी ने किया था। किसने किया था, जोसेफ मेज़िनी ने किया था। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक गैरिबाल्डी था, गैरिबाल्डी को भी याद रखिएगा। गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था, लाल कुर्ती के नाम से, रेड शर्ट के नाम से, ठीक है ना। एक था आपका गिवर्टी, गिवर्टी, ये सभी लोग इटली के एकीकरण से संबंधित है। जो भी मैं आपको नाम बता रहा हूँ, चाहे वह मेज़नी हो, चाहे वह गैरिबाल्डी हो, चाहे वह गेबर्टी हो, ठीक है ना, ये सब आप याद रखिएगा। काउंट काबूर हो, ठीक है। तो ये गिवर्टी था। गिवर्टी ने जो है कार्बोनरी सोसाइटी की स्थापना किया था, कार्बोनरी सोसाइटी की, ठीक है ना। कार्बोनरी सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो गिवर्टी ने किया था। और गैरिबाल्डी का मैंने बताया आपको कि लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था। और यंग इटली नामक एक गुप्त संस्था थी, इसका स्थापना जोसेफ मेज़िनी ने 1831 में किया था।
चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ के दायित्व को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? बताइए। राष्ट्रसंघ के दायित्व को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर के यह घोषणा किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? तो फ्रेंड्स, यह आपका है केलॉग ब्रियंट पैक्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। केलॉग ब्रियंट पैक्ट जो था, यह पारस्परिक विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, जिस पर पेरिस में जो है 27 अगस्त 1928 को जो है 15 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कोडिंग शब्द किसे इंगित करता है? अब बात यहाँ पर आई है औद्योगिक क्रांति की। देखिए, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कोडिंग शब्द किसे इंगित करता है? देखिए, बात औद्योगिक क्रांति की आई है तो थोड़ा बहुत औद्योगिक क्रांति के भी बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत पूछा जाएगा कहाँ पर हुई थी, तो इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। और क्यों हुई थी? तो क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। अच्छा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है यह किस उद्योग से हुई थी? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है सूती कपड़ा उद्योग से हुआ था। ठीक है। अच्छा, औद्योगिक क्रांति की दौड़ में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन सा था? तो ये जर्मनी था। ठीक है। औद्योगिक क्रांति के समय में बहुत सारे आविष्कार भी हुए थे, आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कोडिंग शब्द जो है यह उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या उनकी कटाई की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न सारे बीपीएससी टीआरई में पूछे जा चुके हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनए के संविधान के चार्टर में, यूएनओ, ठीक है ना, यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद हैं और कुल कितने अध्याय हैं? बात यहाँ पर यूएनओ की आई हुई है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आई हुई है। तो बात करते हैं इसकी स्थापना की। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और इसमें कुल कितने अनुच्छेद और अध्याय हैं? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, इसके बारे में जानिए। देखिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो था ये 1944 में हुआ था, 1944 में हुआ था। और 44 देशों के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में शामिल हुए थे, हिस्सा लिए थे, भाग लिए थे। आर्थिक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक ऐसी प्रणाली पर सहमत होना था जो देशों को युद्ध की तबाही से उबारने और दीर्घकालिक वैश्विक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगी। ठीक है ना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पर आप देखेंगे, औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार, विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना था। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो आपकी त्रासदी थी, जो उस समय क्षति हुई थी, उस युद्ध में उपजी जो आर्थिक मंदी थी उसको कम करना था। तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, बात ब्रेटन वुड्स की आई है तो पूछा जाता है कि ब्रेटन वुड्स का ट्विन किसको कहा जाता है? ब्रेटन वुड का ट्विन किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वर्ल्ड बैंक को और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न करेंगे कि चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। चीनी लोक गणराज्य की स्थापना जो है यह किया गया था 1949 में, 1949 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1949 में जो है चीन जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में किया गया था। तो 1949 ऑप्शन में नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि चीन का जो है राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है, तो चीन का राष्ट्रपिता डॉक्टर sun यat-सेन को कहा जाता है। ठीक है ना, डॉक्टर sun यat-सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है ना, चीन को एशिया का मरीज भी कहा जाता है। ठीक है ना, और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना पूछेगा कब हुई थी, तो चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। चलिए देखिए, औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक भूमिका निभाई थी?
किस कारक ने सहायक भूमिका निभाई थी? तो देखिए ये कृषि क्रांति थी, पूंजी और जो नई टेक्नोलॉजीज थी, नई जो प्रौद्योगिकी थी, क्योंकि इस समय देखिएगा फ्लाइंग शटल का आविष्कार हुआ था, फ्लाइंग शटल का आविष्कार हुआ था। साथ ही साथ देखिए स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार हुआ था, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। तो इन सब के कारण जो है यह आपकी सहायक भूमिका निभाई थी इन्होंने औद्योगिक क्रांति के उत्थान में। व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति थी, तो एक से अधिक यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अच्छा देखिएगा, पूछा जाएगा कि शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने किया था, ठीक है ना। और देखिए स्पिनिंग जेनी का आविष्कार पूछेगा तो जेम्स हरग्रीव्स ने किया था, और एक पानी से चलने वाला स्पिनिंग जेनी था, इसका आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार क्रॉम्पटन ने किया था, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार जो है क्रॉम्पटन ने किया था, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार ये किसने किया था? क्रॉम्पटन ने किया था, ठीक है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। तो ये सब आप याद रखेंगे, प्रश्न बनता है। लेकिन इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? बात आई है यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, यानी कि आईसीजे की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा 1945 में की गई थी, और अप्रैल 1946 से इसने अपना कार्य करना प्रारंभ किया था। इसका हेडक्वार्टर पीस पैलेस द हेग में है, नीदरलैंड में, ठीक है ना, द हेग में नीदरलैंड में है। और इसका आधिकारिक भाषा अगर पूछा जाएगा आईसीजे की, तो यह अंग्रेजी और फ्रेंच है। और देखिए आईसीजे में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं। कितने जज? 15 जज होते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और इनकी जो गणपूर्ति संख्या है, कोरम है, ये भी कितना है? 9 ही इसकी कोरम है, ठीक है। इसमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे? तो सर ये कौन थे? सर बेनेगल नरसिंह राव थे, BN राव थे। और आईसीजी के प्रेसिडेंट कौन थे जो प्रथम भारतीय थे? तो ये नागेंद्र सिंह थे। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? अब बात पुनर्जागरण की आई है, तो देखिए सबसे पहले जान लीजिएगा, देखिए पुनर्जागरण की शुरुआत जो हुई थी, प्रारंभ जो हुई थी, ये इटली में हुई थी। इटली के फ्लोरेंस नगर में, इटली के फ्लोरेंस नगर से इसकी शुरुआत हुई थी, ऐसा माना जाता है। और इटली का एक महान कवि था दांते। इस महान कवि का नाम क्या था? दांते था, जो पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, ठीक है। और देखिएगा पुनर्जागरण काल कहा जाता है किसको? तो फ्रेंड्स यह कहा जाता है 14वीं से 16वीं शताब्दी का काल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए ये जो पुनर्जागरण काल था, उसमें लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल, देखिए लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल, ठीक है ना, याद रखिएगा। इनकी जो पुनर्जागरण की भावना थी, उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति ये इटली के 3 कलाकार थे। इनकी कृति जो थी, इनसे आपको प्राप्त होती है, जैसे कि लियोनार्डो दा विंची की जो रचना है, जो कृति है, द लास्ट सपर और मोनालिसा है, ये अमर चित्र है इनकी, ठीक है। माइकल एंजेलो का जो है, ये कौन सा है? तो माइकल एंजेलो का है द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन, ठीक है, याद रखिएगा, ये सब आपसे पूछा जाएगा, क्लियर। और राफेल का भी जो है कि कृति याद रखेंगे, ये आपकी कौन सी है? तो जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए लियोनार्डो दा विंची की जो कृति है, ये कौन सी है? लास्ट सपर और मोनालिसा। माइकल एंजेलो की कौन सी है? द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन, ठीक है ना। और राफेल का कौन सा है? तो जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न करेंगे कि पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? प्रश्न आ गया ना, माइकल एंजेलो। तो माइकल एंजेलो एक अद्भुत मूर्तिकार और चित्रकार था, एक अद्भुत मूर्तिकार और चित्रकार था माइकल एंजेलो। और अभी मैंने बताया है कि द लास्ट जजमेंट, मैं लिख देता हूँ ताकि और आपको क्लियर हो जाए। द लास्ट जजमेंट, और एक और रचना है द फॉल ऑफ मैन, ये माइकल एंजेलो की कृति हैं दोनों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार बताइए, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था?
तो अभी मैंने आपको बताया था कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था जॉन के ने किया था। किसने किया था फ्लाइंग शटल का आविष्कार? जॉन के ने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। और आर्कराइट ने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने पानी से चलने वाली जो स्पिनिंग जेनी थी, पानी की शक्ति से, रिचर्ड आर्कराइट ने उसका आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाई थी? किसने चलाया था? तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने। कब चलाया था बताइए? किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य पे जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाया था? तो फ्रेंड्स यह 1830 की बात है। 1830 ऑप्शन में नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? VVI क्वेश्चन है। द वेल्थ ऑफ नेशन जो है यह एडम स्मिथ की रचना है। किसकी है? एडम स्मिथ की रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, देखिए कि डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी यानी कि सेकंड डिस्कोर्स किसने लिखा है? डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी यानी कि सेकंड डिस्कोर्स किसने लिखा है? तो यह लिखा है किसने? रूसो ने लिखा है। और रूसो की एक और रचना मैंने आपको बताया था, कौन सा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया था कि यह रूसो की रचना है। ठीक है, चलिए उसके बाद मॉन्टेस्क्यू के बारे में भी मैंने बताया था, आपको याद होगा शायद। मॉन्टेस्क्यू की रचना कौन सी है बताइए कमेंट करके। तो देखिए मॉन्टेस्क्यू की रचना जो है ये कौन सी है? तो कानून की आत्मा, अंग्रेजी में आपको स्पिरिट ऑफ लॉ मिलेगा। ठीक है ना, द स्पिरिट ऑफ लॉ, ये मॉन्टेस्क्यू की रचना है, यानी कि हिंदी में कानून की आत्मा। और वाल्टेयर की रचना कौन सी है? तो वाल्टेयर की रचना है लेटर्स ऑन इंग्लिश, लेटर्स ऑन इंग्लिश। ठीक है ना, ये वाल्टेयर की रचना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न करेंगे हम लोग कि किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? तो अभी मैंने आपको बताया था नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 में हुआ था कोर्सिका द्वीप पर, और इसकी मृत्यु हुई थी सेंट हेलेना द्वीप पर। इसकी मृत्यु सेंट हेलेना द्वीप पर हुई थी 1821 में। ठीक है, 1815 का जो वाटरलू का युद्ध था, वाटरलू का युद्ध पूछा जाता है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो 1815 में। इस युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ था और इसको बंदी बना लिया गया था और सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था, जहां पर 1821 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पिरिट ऑफ द लॉ, प्रश्न आ गया अभी मैंने बताया था, नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इस पुस्तक को लिखा है किसने है? यानी कि कानून की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ द लॉ, इसको लिखा है मॉन्टेस्क्यू ने, मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है? आधुनिक चीन का संस्थापक जो है किसको माना जाता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? आधुनिक चीन का संस्थापक किसको माना जाता है? बताइए आधुनिक चीन का संस्थापक किसको माना जाता है? सभी लोग आंसर कमेंट करिए। आधुनिक चीन का संस्थापक किसको माना जाता है? तो फ्रेंड्स ये है आपके सन्यात सेन। ठीक है, सन्यात सेन को माना जाता है आधुनिक चीन का संस्थापक। इनको चीन का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ठीक है, इनको चीन का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, सन्यात सेन को। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सन्यात सेन, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, और चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है, अभी मैंने आपने बताया था। और खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई थी। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने निम्नलिखित में से किसकी खोज किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था अमेरिका की खोज, और अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर। और ये जो मैगलन मैंने बताया था, मैगलन ये आपका पहला व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा था? कंपास, और कभी कभी दे देगा दिक् सूचक यंत्र, दिक् सूचक यंत्र हिंदी में। ठीक है ना, तो देखिए यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान जो सीखा था, ये सीखा था किससे? तो इन्होंने अरबों से सीखा था। और अरबों ने किससे सीखा था? तो अरबों ने सीखा था चीनियों से, जो चीनी थे उनसे सीखा था अरबों ने, और अरबों ने सिखा दिया किसको? यूरोपवासियों को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? प्रश्न आ गया।
अभी मैंने आपको बताया था कि समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला यात्री जो था ये मैगलन था। ठीक है, मैगलन था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि गौरवपूर्ण क्रांति की घटना इंग्लैंड में कब हुई थी। ये तो बात हो गई हिंदी की गौरवपूर्ण क्रांति। अगर अंग्रेजी में इसको पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ठीक है ना, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। यह घटना कहाँ हुई थी तो याद रखिएगा, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन की घटना जो है यह इंग्लैंड में हुई थी। कब हुई थी इंग्लैंड में तो गौरवपूर्ण क्रांति की घटना 1688 में हुई थी। उस समय इंग्लैंड का शासक का नाम पूछा जाएगा कौन था तो उस समय इंग्लैंड का शासक जो था ये जेम्स द्वितीय था। कौन था? जेम्स द्वितीय था। अच्छा, एक 100 वर्षीय युद्ध है, 100 वर्षीय युद्ध। ठीक है, 100 ईयर वार जो है ये भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। याद रखिएगा। एक है गुलाबों का युद्ध यानी कि वार ऑफ रोजेज, ये कहाँ पर हुआ था तो वार ऑफ रोजेज इंग्लैंड में हुआ था। ये सभी पॉइंट आप फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है। एशिया का मरीज तो मैंने आपको बता दिया कि एशिया का मरीज किसको कहा जाता है, चीन को कहा जाता है। यूरोप का मरीज टर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? टर्की को कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप और यंग इटली, मैंने बताया था आपको, इसकी स्थापना जोसेफ मैजिनी ने किया था। तो यहाँ पर देखिए मैजिनी है। ठीक है ना। चलिए लाल कुर्ती का गठन किसने किया था तो मैंने बताया था कि लाल कुर्ती का गठन जो है, लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किसने किया था तो ये गैरीबाल्डी ने किया था। ठीक है, गैरीबाल्डी ने किया था। यहाँ पर देखिए काउंट काबूर, काउंट काबूर ने इटली का एकीकरण 1871 में काउंट काबूर ने किया था। ठीक है, और इटली का एकीकरण का जनक अगर पूछा जाएगा कि किसको माना जाता है तो इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मैजिनी को माना जाता है। बट इटली का एकीकरण 1871 में काउंट काबूर ने किया था। ठीक है, चलिए अच्छा, एक स्टेटमेंट जोसेफ मैजिनी का है, याद रखिएगा। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व जो है नव युवकों के हाथ में दे दो। यह स्टेटमेंट किसका है तो जोसेफ मैजिनी का है। ठीक है ना, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। विलियम प्रथम जो था ये कहाँ का शासक था तो विलियम प्रथम जो था फ्रेंड्स ये प्रसा का शासक था। कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम प्रसा का शासक था। और 1871 में, याद रखिएगा, 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा का जो शासक था विलियम प्रथम, इसको जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। कब तो 1871 में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह स्टेटमेंट किसका है कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह स्टेटमेंट मेटरनिख का है। किसका है? मेटरनिख का यह स्टेटमेंट है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चार्टिस्ट आंदोलन। देखिए चार्टिस्ट आंदोलन जो है ये हुआ था इंग्लैंड में 1838 में। ध्यान रखिएगा 1838 में जो है इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। और चूंकि जो वहाँ पर श्रमिक वर्ग था इसी के द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया था, इसीलिए इसको चार्टिस्ट आंदोलन कहा गया था। और देखिए फ्रेंड्स यह आंदोलन विश्व के श्रमिक वर्ग का पहला विशाल आंदोलन था और इसकी शुरुआत जो है लंदन श्रमिक संघ ने किया था। ठीक है, चलिए तो इंग्लैंड यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था बताइए। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। और उस समय जो था यह राइन नदी के कुछ हिस्सों के आसपास का एरिया था। और नेपोलियन ने अपने विजय के दौरान जो है विभिन्न जर्मन राज्यों को राइन संघ के अंतर्गत संगठित किया था, जिससे जर्मन राज्यों को एक साथ रहने का एहसास हुआ। और इससे क्या हुआ कि जर्मनी में राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रसार हुआ था। तो यहाँ पर देखिए नेपोलियन बोनापार्ट राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट किस वर्ष घोषित किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस का सम्राट स्वयं को किस वर्ष घोषित किया था तो देखिए इसने कब किया था तो 1804 में जो है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था 1804 में। ठीक है ना। और नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम जो है इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता भी माना जाता है। नेपोलियन ने जो है बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया था 1800 ईस्वी में। ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी। मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में हुई थी और उस समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां था। ठीक है ना। और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है। लेटर्स ऑन इंग्लिश जो है यह वाल्टेयर की रचना है। किसकी है? वाल्टेयर की रचना है। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? तो वाल्टेयर की रचना है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की स्थापना कब किया था। मैंने आपको बताया था कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की स्थापना जो है यह कब किया था। तो फ्रेंड्स 1921 में 1921 में जो है लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू किया था। 1921 राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर। चलिए और आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता अभी मैंने आपको बताया था किसको माना जाता है। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है और आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है यह किसकी रचना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है। ठीक है ना, रूसो की रचना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और टॉल्स्टॉय की रचना क्या है? वार एंड पीस जो है ये टॉल्स्टॉय की रचना है। वार एंड पीस, लियो टॉल्स्टॉय की रचना है वार एंड पीस। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। देखिए आ गया वार एंड पीस किसकी रचना है, तो लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? लेनिन था। लेनिन ने नेतृत्व किया था। ठीक है ना, लेनिन राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। चलिए और आधुनिक रूस का निर्माता किसको माना जाता है, तो स्टालिन को माना जाता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन जो है किसने किया था। लाल सेना का गठन संगठन किया था किसने, तो ये ट्राटस्की ने किया था। ट्राटस्की ने किया था लाल सेना का गठन। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ट्राटस्की ने किया था। चलिए उसके बाद देखिए कि निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। निहिलिस्ट आंदोलन जो है ये शुरू कहाँ पर हुआ था, तो निहिलिस्ट आंदोलन शुरू हुआ था रसिया में। कहाँ पर हुआ था? रूस में निहिलिस्ट आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किसको माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किसको माना जाता है, तो फ्रेंड कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कार्ल मार्क्स का नारा आपको याद होगा, क्या था नारा इनका, कार्ल मार्क्स का नारा? तो आपको याद होगा, दुनिया के मजदूरों एक हो, यह नारा कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स ने जो है दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी थी। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक रूस का निर्माता। आ गया प्रश्न कि आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है, तो आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है स्टालिन को। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मीन कैंप निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। मीन कैंप, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। मीन कैंप किसकी आत्मकथा है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा इसका। मीन कैंप किसकी आत्मकथा है, सभी लोग आंसर कमेंट करिए कि मीन कैंप जो है यह किसकी आत्मकथा है। मीन कैंप जो है यह हिटलर की आत्मकथा है। हिटलर की आत्मकथा है मीन कैंप। ठीक है ना, हिटलर जो था, हिटलर के नेतृत्व में ही जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हुआ था और 1920 में जो है हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी यानी कि नाजी दल की स्थापना किया था। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने ही दिया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इटली का एकीकरण का जनक किसे माना जाता है। देखिए अब बात यहाँ पर, अभी मैंने आप बताया था ना कि इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है जोसेफ मेज़नी को। मेज़नी को माना जाता है, लेकिन इटली का एकीकरण 1871 में जो है काउंट काबूर ने किया था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि हिंद चीन में कौन से देश शामिल नहीं है। हिंद चीन में कौन सा देश शामिल नहीं है,
तो देखिए हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन से देश आते थे, तो एक लाओस आता था, एक कंबोडिया आता था और फिर वियतनाम आता था। ये 3 देश जो है हिंद चीन के अंतर्गत आते थे। तो सम्मिलित नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक किसने लिखी है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक जो है यह लिखा किसने है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम को लिखा है फान बोई चाउ ने। फान बोई चाउ ने इसको लिखा है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बता भी दिया था, हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में जो है नाजी दल का उत्थान हुआ था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार, देखिए प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए याद रखिएगा, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार जो है यह किया था क्रॉम्पटन ने। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया था क्रॉम्पटन ने किया था। अगला प्रश्न है कि वास्प इंजन की खोज किसने किया था। वास्प इंजन की खोज किया था किसने, तो बताइए जेम्स वाट यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है ना, जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ब्रेटन वुड्स ट्विन के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न ऑलरेडी डिस्कशन के दौरान मैंने आपको बताया था कि ब्रेटन वुड ट्विन के नाम से किसको जाना जाता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को जाना जाता है। ठीक है ना, तो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। चलिए विश्व की सबसे पहले भूमिगत रेल का उद्घाटन कब किया गया था। विश्व की सबसे पहले भूमिगत रेल का उद्घाटन कब किया गया था, तो ये किया गया था लंदन में 10 जनवरी 1863 को। 10 जनवरी 1863 को किया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो है कहाँ पर हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो है ये कहाँ पर हुई थी, तो मुद्रण की शुरुआत हुई थी कहाँ पर फ्रेंड्स, तो चाइना में हुआ था। चीन यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि द लास्ट सफर किसकी कृति है। मैंने आपको बताया था कि द लास्ट सफर और मोनालिसा ये किसकी कृति है, तो ये प्रसिद्ध कृति लियोनार्डो दा विंची की है। द लास्ट सफर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता कौन है, तो फ्रेंड्स यह आपके लियोनार्डो दा विंची हैं। ठीक है, चलिए माइकल एंजेलो का मैंने आपको बता ही दिया, द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन। चलिए उसके बाद देखिएगा कि द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किसकी कृतियां हैं, तो माइकल एंजेलो की हैं। चलिए राफेल का भी याद रख लेंगे साथ साथ। राफेल का जो प्रसिद्ध कृति है, सर्वश्रेष्ठ कृति है, यह जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र है। जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है। रोमियो एंड जूलियट किसकी अमर कृति है। रोमियो एंड जूलियट जो है यह शेक्सपियर की अमर कृति है। शेक्सपियर राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब किया था। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब किया था, तो फ्रेंड्स 1800 ईस्वी में किया था। 1800 ईस्वी में नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया था। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि वाटरलू का युद्ध जो हुआ था ये 1815 में हुआ था, और इस युद्ध में नेपोलियन पराजित हो गया था और उसको बंदी बना लिया गया था और सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था, जहां पर 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। वहीं पूछा जाता है कि किस द्वीप पर नेपोलियन की मृत्यु हुई थी, तो सेंट हेलेना द्वीप पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग कर लेंगे फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि नेपोलियन की मृत्यु किस दिन हुई थी, किस द्वीप पर हुई थी। यहाँ द्वीप बना लीजिएगा, किस द्वीप पर हुई थी, तो अभी मैंने बताया था ना सेंट हेलेना द्वीप पर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था। कार्बोनरी सोसाइटी की स्थापना जो है 1810 ईस्वी में इटली में किया गया था। इटली में किया गया था, कहाँ पर, इटली में किया गया था कार्बोनरी सोसाइटी की स्थापना। और किसने किया था, तो फ्रेंड्स यह गिवर्टी ने किया था। किसने किया था, तो यह गिवर्टी ने किया था। गिवर्टी ने किया था, गिवर्टी ने किया था। ठीक है ना, गिवर्टी, इस तरह से गिवर्टी ने किया था। क्लियर, तो यहाँ पर देखिएगा आपका गिवर्टी होगा। और एक आपका है फेबियन सोसाइटी। फेबियन सोसाइटी की स्थापना लंदन में हुआ था 1884 में। ठीक है,
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व 9 युवकों के हाथ में दे दो। मैंने बताया था ना कि यह स्टेटमेंट किसका है, जोसेफ मैजिनी का है। किसका है, जोसेफ मैजिनी का है। जोसेफ मैजिनी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न नंबर कि दुनिया के मजदूरों एक हो, इसका नारा किसने दिया था? दुनिया के मजदूरों एक हो यह नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है ना, कार्ल मार्क्स ने दिया था। याद रखिएगा कार्ल मार्क्स की रचना दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था, यह भी आप याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? अब यहाँ पर बात आई है वर्साई की संधि की, तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि वर्साई की संधि हुई थी कब। तो याद रखिएगा वर्साई की जो संधि है फ्रेंड्स यह हुई थी कब? तो 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई थी। वर्साई को संधि को वर्साई की जो संधि है इसको आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी संधि में जो है दूसरे विश्व युद्ध का बीजारोपण भी किया गया था। और ये जो संधि है इसमें जर्मनी को काफ़ी हानि हुई थी। ठीक है ना, युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी से जो है भारी रकम वसूली गई थी। क्लियर? तो यहाँ पर देखिएगा वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुई थी और जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? तो 1935 में किया था। चलिए उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की, ठीक है, इसकी स्थापना पूछा गया। और एक लीग ऑफ नेशन है। लीग ऑफ नेशन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, चलिए धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था? मैंने आपको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो था प्रथम विश्व युद्ध के समय जो था संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बट गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। देखिए इसी धुरी राष्ट्र में जो है इसका नेतृत्व जर्मनी ने किया था और इसमें जो शामिल अन्य देश थे उसमें ऑस्ट्रिया था, उसके बाद आपका हंगरी था, फिर उसके बाद आपका इटली था और जर्मनी खुद नेतृत्व कर रहा था। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सभी के सभी शामिल थे। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। मैंने बताया था प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजो में हत्या। ठीक है, तो फर्डिनेंड की सेराजो में हत्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कब हुआ था? अच्छा, अगर पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति जो थे ये वुडरो विल्सन थे। कौन थे? वुडरो विल्सन थे। और अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कब हुआ था? तो अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 1917 को, 1917 में। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? मैंने आपको बताया था ये स्टेटमेंट जो है किसका है, तो ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित स्टेटमेंट है और यह नारा दिया था मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, लुई 14वां ने, लुई 14वां ने। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसको माना जाता है? आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है नेपोलियन को और आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किस आंदोलन का नारा है? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह किस आंदोलन का नारा है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका वासियों का यह नारा था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स यह रसिया में हुआ था साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो अलग हो गया था रूस ने। रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से 1917 में अलग हो गया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर रूस राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद चलिएगा कि वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई थी?
सर्वाधिक क्षति हुआ था जर्मनी को वर्साई की संधि के बारे में अभी मैंने आपको बताया भी है। चलो उसके बाद देखिएगा कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था। केप ऑफ गुड होप की खोज किया था बार्थोलोम्यू डियाज ने, ठीक है ना। अच्छा, वास्को डी गामा भारत कब आया था। वास्को डी गामा भारत पहुंचा था 1498 में। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को, तो ये 10 जनवरी 1920 आप एग्जैक्ट याद रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये जितने भी वर्ल्ड हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, साथ ही साथ ये जो प्रश्न बीपीएससी टीआरई में अब तक पूछे गए हैं उनको मैंने कवर करा दिया आपको। फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ फ्रेंड्स इसको किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए।